हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर सब डॉक्टर जियांग को उनके हार्ड वर्क के लिए थैंक यू कहते हैं। तभी जियांग की रिंग तो गिर जाती है। डॉक्टर कहती है, मिस जियांग तुम्हारी रिंग। अब रिंग को देखकर जियांग सोचती है, मैं तो भूल ही गई थी कि एक हफ्ते पहले मैंने अपने बहन के फियांसे से शादी की है। और तभी स्टाफ तो न्यूज़ को पढ़ते हैं और कहते, मैंने सुना है ना कि जिंग चेन के सबसे बड़े और पावरफुल बिजनेसमैन मिस्टर झाओ ने सीक्रेटली शादी कर ली है। ये सुनकर जियांग याद करती है जहाँ वो तो काफी रोती, कहती मुझे झाओ से शादी नहीं करनी, मानती कि अमीर है और उम्र के हिसाब से वो तो रूथलेस और काफी ज्यादा डेविल हार्ट का पर्सन है। और मेरी बहन विदेश भाग गई, इसमें मैं क्या करूँ। ये सुनकर डैड तो गुस्सा होते, उसके लगा देते, कहते तुम्हें तो झाओ से शादी करनी ही पड़ेगी। फिर आगे अस्पताल से जाते समय सॉन्ग कहते, तुम दोनों की शादी को तो एक हफ्ता हो चुका है ना, तुम्हारा पति तुमसे मिलने नहीं आया कि तभी वहाँ पर तो झाओ का सेक्रेटरी आ जाता है। कहता है बॉस तो चाइना वापस आ चुके हैं और आप दोनों का घर भी तैयार हो चुका है। तो जियांग पूछती है झाओ कहाँ पर है। सेक्रेटरी कहता है बॉस तुरंत कंपनी चले गए। अब ये सुनकर सॉन्ग तो बहुत ही गुस्सा करती, कहते तुम्हारा बॉस भी ना कमाल है, शादी के बाद वो तो एक बार भी अपनी इतनी ब्यूटीफुल सी बीवी से मिलने नहीं आया, क्या बात है, उसका बाहर चक्कर चल रहा है ना। ढेर सारी शक भरी वो यहाँ पर बातें करती है। कहती जियांग से तू ना झाओ से डरना मत, उससे आज रात सारी बातें तो पूछ लेना। फिर आगे जियांग तो झाओ के घर आ जाती है। तब उसकी माँ तो मैसेज करती है कि तुम्हारे पापा तो झाओ से बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट पाना चाहते हैं, उसका वेट कर रहे हैं, तो मैं झाओ को तो पाना होगा ना। वो मैसेज सुनकर तो जियांग बहुत ही गुस्सा होती है कि उसके पेरेंट्स उसका बस बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं। और वो तो झाओ को मैसेज करती है कि तुम घर कब आ रही हो, कि झाओ तो रिप्लाई नहीं करता। तो वो सोचती लगता है आज रात घर नहीं आने, वैसे भी रात के 2 बजने वाले हैं। और यहाँ पर झाओ को हम तो बिजनेस मीटिंग में देखते हैं। वो तो जियांग के मैसेज को पढ़ता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। वो सेक्रेटरी से मीटिंग कैंसिल करने की और घर जाने की बात करता है। फिर आगे घर पर तो जियांग नहा के बाहर आ रही होती, सोचती मैंने अपने कपड़े तो रूम में रख दिए। और यह घर पर तो झाओ आ चुका होता है। वो जैसे रूम में आता है वो तो जियांग के कपड़ों को देखता है और तभी जियांग अपने सामने तो झाओ को देखकर शॉक हो जाती, अपने कपड़े तुरंत वो खींच लेती है। कहती सॉरी तुम वापस आ गए। अब झाओ यहाँ पर तो शाय फील कर रहा होता है। कहता है हाँ। तो वो कहती है मुझे पता नहीं था कि तुम किस रूम में रहने वाले हो, तो मैंने तुम्हारे सामान को शिफ्ट नहीं किया। तो झाओ कहता है मैं खुद कर लूंगा। जियांग कहती मुझे तुमसे बात करनी है। दोनों तो साथ होते हैं। तभी जियांग कहती मिस्टर झाओ हमारी तो अरेंज मैरिज है ना, इस शादी के बारे में आप क्या सोचते हो। झाओ कहता है मतलब। तो जियांग कहती मतलब हमारी शादी में कोई भी इमोशंस तो नहीं है ना, और तुम्हारी शादी तो मेरी बड़ी बहन से होने वाली थी, वही तुम्हारी फियांसे थी। तो झाओ कहता है तुम्हारी बहन को भी तो मैं नहीं जानता और न ही तुम्हें जानता था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी अरेंज मैरिज किससे हुई है। तो वो कहती है तो अच्छी बात है ना, आप और मैं अपनी लाइफ में बिजी रहेंगे। मेरा कहने का मतलब कि अगर तुम्हें किसी वुमेन से प्यार हो तो फिर तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारे लिए सारी बातों को कवर कर लूंगी, दोनों खानदान की रेपुटेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं अच्छी बीवी बनने का नाटक तो कर ही सकती हूँ ना। अब झाओ यहाँ पर गुस्सा आता है। कहता है तुम मुझसे मिलने क्यों आई थी, एक पत्नी होने के नाते या फिर मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को डिस्कस करने के लिए। जियांग कहती मेरा कहने का मतलब अगर तुम्हें कोई पसंद हो तो। झाओ कहता है जियांग मैं फेक मैरिज नहीं मानता और यहाँ ऑफिशियली और लीगली बस तुम ही मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हें कभी चीट नहीं कर सकता। और मान लो इन द फ्यूचर ऐसा कुछ हुआ भी तो तुम लॉयर जेन की हेल्प से मुझ पर केस कर सकती हो और मुझे झाओ फैमिली से बाहर भी करवा सकती हो। मेरी फैमिली में चीटिंग तो अलाउड नहीं है। तभी जियांग सोचती है मिस्टर झाओ तो इतने बड़े बिजनेसमैन है ना, इनकी फैमिली इन पर कंट्रोल रखती है। तभी झाओ कहता है हमारे खानदान में बहुओं को सारी अथॉरिटीज मिलती है और सारी चीजें उनके हक में होती हैं। तो जियांग कहती मिस्टर झाओ आपकी बातों का मतलब कि बिना किसी प्यार के इमोशनल टच के मुझे अपनी वाइफ की ड्यूटीज को बस पूरा करना है। झाओ बोलता है तुमने सही समझा। तो जियांग स्माइल देती कहती मिस्टर झाओ डोंट वरी, मैं अपनी सारी वाइफ की ड्यूटीज को तो पूरी तरह से निभाऊंगी। तो झाओ कहता है मैं भी अपने पति होने के सारी ड्यूटीज को निभाऊंगा और मिस जियांग मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी वेडिंग नाइट के टाइम तुम कोऑपरेट करोगी। और वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर जियांग तो बहुत ही शॉक हो जाती है, सोचती हमारी वेडिंग नाइट आज ही है। फिर आगे जहाँ वो तो बेडरूम में सोई होती है और सोचती है झाओ की बातों का मतलब क्या था, आज ही हमें सब करना होगा क्या, पर सारी बातें कितनी जल्दी है ना, मुझे वाइफ की ड्यूटीज तो पूरी करनी होगी ना, तो बेड पर साथ में सोना भी तो ड्यूटी है, पर सारी बातें कितनी जल्दी हो रही है।
और झाओ कहता देख वो तो सोने का नाटक करती कि झाओ उसके पास आता है। तभी झाओ के हाथों को रोक लेती है। झाओ कहता है क्या बात है। वो कहती एक्चुअली सारी बातें बहुत ही जल्दी है ना। झाओ कहता है मतलब। वो कहती है मतलब आज मैं बहुत ही थक चुकी हूँ। झाओ कहता है ठीक है तो फिर तुम जल्दी सो सकती हो ना। वो कहती रुको, हम आज कुछ नहीं कर सकते, मेरी आंटी आ चुकी है। अब झाओ यहाँ पर तो स्माइल देता है और एसी के रिमोट को ले लेता है। मैं कहता है एक्चुअली मैं तो बस एसी के रिमोट को लेने आया था। अब जियांग तो बहुत ही एम्बैरेस फील करती कि उसने क्या क्या सोच लिया। वो उसे ब्लैंकेट से कवर करता है। कहता है मुझे बातें पहले से प्लान करना ज्यादा पसंद है, तो बताओ। जियांग कहती है मुझे हफ्ते में एक बार ही हॉलिडे मिलता है। तो झाओ बोलता है ठीक है तुम हॉलिडे मेरे साथ नहीं बिताना चाहते हो तो हम सैटरडे को ट्राई करेंगे, पर मुझे उस दिन तो बिजनेस ट्रिप पर जाना है और मेरा फिक्स टाइम नहीं होगा। तो जियांग कहती कोई बात नहीं, काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तभी झाओ तो वीकेंड पर जियांग के पेरेंट्स से मिलने की बात करता है। तो जियांग कहती इसकी ज़रूरत नहीं है। तो झाओ कहता है ऐसे कैसे, मैंने सारी बातों पर पहले ध्यान नहीं दिया और तुम तो मेरी बीवी हो। मेरी वाइफ होने के नाते तुम्हें वो हर एक चीज़ मिलेगी जिस पर बस तुम्हारा हक है। अब जियांग तो झाओ की बातों से सोच में पड़ जाती कि इतना केयरिंग बातें कर रहा है और यहाँ पर झाओ उसे ब्लैंकेट से कवर करता है। कहता है सोने का टाइम हो चुका है और वो तो झाओ को सोता हुआ देखती है। और फिर आगे झाओ तो ढेर सारे महंगे तोहफे, ज्वेलरी और सोने के साथ में पहुंच जाता है जियांग के पेरेंट्स से मिलने के लिए। अब यहाँ जियांग को तो झाओ बहुत ही केयरिंग और जेंटल लगता है। वो उसके हाथों को पकड़ता है और दोनों साथ में जाते हैं जहाँ पर तो जियांग के पेरेंट्स पे आ जाते हैं। बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं मिस्टर झाओ ये सब लाने की क्या ज़रूरत थी, हमारे घर की बेटी आपके खानदान की बहू हुई, ये बात हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा खुश नसीबी की है। तो झाओ कहता है आप सब मुझे मिस्टर झाओ ने जीसू कह सकते हैं। और अब वो सब तो साथ में लंच करने की बात करते। फिर आगे रूम में जहाँ पर मिस जी कहती है जियांग सच बताना कि झाओ तुम्हें परेशान करता है। तो जियांग कहते ऐसी बात नहीं, वो तो मेरी बहुत ही केयर करते हैं, वो अच्छे हैं। मिस जी कहती क्या तुम्हारे उसके बीच में कपल्स वाली बातें हो चुकी है। अब जियांग तो चुप होती कि मिस जी कहती हैं तुम जल्दी करो और झाओ की बच्चे की माँ बन जाओ ताकि तुम ना झाओ फैमिली की ऑनर बन सको और हमारी जी फैमिली को भी तो बहुत ही फ़ायदा होगा। अब जियांग यहाँ पर तो चुप हो जाती। फिर आगे सब तो साथ में खाना खाते हैं जहाँ पर मिस जी तो जियांग को पीनट्स वाली सब्जी देती हैं। तभी झाओ कहता है बॉल को हटा के कि जियांग को पीनट से एलर्जी है। अब जियांग तो शॉक होती, कहते तुम्हें कैसे पता। तो झाओ कहता है मैंने हमारे शादी के टाइम में तुम्हारी पसंद नापसंद सारी हॉबीज़ के बारे में सारी बातें पता की थी, सारी इन्फॉर्मेशन को निकलवाई थी, क्या तुम्हें इससे एतराज़ है। तो जियांग कहती ऐसी बात नहीं है। तभी मिस जी कहती है जियांग मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारी बड़ी बहन जिन को ना पीनट्स बहुत ही पसंद है, मुझे याद नहीं रहा। अब जियांग तो उदास होती है और सोचती है बात पसंद और नापसंद की तो है नहीं, मम्मी पापा हमेशा से बस जिन से ही प्यार करते आए हैं। तभी झाओ तो जियांग को खाना सर्व करता है और कहता है 3 महीने बाद मेरी और जियांग की वेडिंग पार्टी है, आपको इसके बारे में क्या ख्याल है। कि जियांग झाओ की बातों की याद करती कि तुम्हें सारी मेरी पत्नी होने के हक मिलेंगे। अब मिस्टर जी यहाँ पर तो बहुत ही खुश होते, कहते मुझे ना इस पार्टी की बहुत ही जल्दी है। फिर आगे जियांग तो बेस्टी के साथ में शॉप में जाती है। बेस्टी बोलती है जियांग तुझे शादी में बहुत ही बड़ा धोखा मिला है ना, देखना शादी की ड्रेस को चॉइस करना है और तेरा पति तेरे साथ में आया नहीं। जियांग तो स्माइल देती, कहती वो ना काम में बहुत ही बिजी है और उसने साथ में आने की बात की थी पर मैंने मना कर दिया, मैं से पहले आकर शॉप में ड्रेस को देखना चाहती हूँ, बाद में हम साथ में आ जाएंगे। तो फ्रेंड कहती तेरा पति लगता है ना सीरियस डल ओल्ड मैन टाइप का पर्सन है। जियांग तो यहाँ पर हंसती है। वो कहती क्या तो इसके साथ में खुश रह भी पाएगी। अब जियांग तो चिढ़ाती, कहती चल मान भी लेते कि मेरा पति बुढ़ा है पर क्या ही फर्क पड़ता है, उसके पास तो ढेर सारे पैसे हैं ना, जितने चाहे उतने उड़ा सकते हैं। तो सॉन्ग कहती कितनी कमाल की बात है ना, तो मुझे भी कैसा बुढ़ा दिलवा सकती है। और दोनों यहाँ पर तो काफ़ी हंसते हैं। और जियांग यहाँ पर ड्रेस को चॉइस करती कि तभी वहाँ पर तो लीन आ जाती, कहती ड्रेस तो मुझे पसंद है। अब इन तीनों के बीच में यहाँ पर तो बहस हो जाती है। अब यहाँ पर लीन तो उनकी पुरानी दुश्मन टाइप फ्रेंड होती है। कहती तुम्हारा पति कहाँ पर है। जियांग कहती वो तो बिजी है। अब लीन तो मजाक उड़ाती है कि लगता है तुम्हारा पति कोई बुढ़ा है अगली फेस वाला, इसलिए तो तुम उसे हमसे छुपा रही हो ना। तो सॉन्ग गुस्से में कहती है जियांग का पति बहुत ही हैंडसम है और रिच है, तुम्हारे फर्नीचर बॉयफ्रेंड से तो 100 गुना ज्यादा अच्छा है वो।
तो लिन बोलती ठीक है, इस हफ्ते क्लास की रियूनियन पार्टी में तुम अपने पति को लेकर आ जाना, सच पता चल ही जाएगा। उसे यहाँ पर वो तो चैलेंज करती है। अब सॉन्ग यहाँ पर जियांग की तरफ से लड़ाई कर लेती है और उसे तो हाँ कह देती है। अब जियांग तो परेशान हो जाती है, तो सॉन्ग कहती पक्का झाओ आ जाएगा पार्टी में, तू एक बार बात करके तो देखना। तो जियांग कहती ठीक है, मैं बात करूंगी। फिर आगे जियांग तो घर जाती है और झाओ से पूछती क्या कल तुम्हारे पास टाइम है। तो झाओ कहता है क्यों, क्या बात है, कल तो मेरी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की मीटिंग है। तो जियांग सोचती झाओ को कल तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं इसे डिस्टर्ब नहीं करती। और कहती कुछ नहीं, कल तुम मेरा डिनर पर वेट मत करना। और फिर नेक्स्ट डे तो जियांग सॉन्ग के साथ में पार्टी में पहुंच जाती हैं, जहां पर लिन कहती तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई ना अपने पति को यहाँ पर लाने की, मैंने तुम सबसे कहा था ना कि जियांग ने किसी ओल्ड मैन से शादी कर रखी है। तभी फ्रेंड बातें करते हैं कि जियांग के बहन जिन ने तो झाओ फैमिली के ऑनर मिस्टर झाओ से शादी की है, जो कि बहुत ही रिच बिजनेसमैन है। दूसरा कहता है जियांग तो जी फैमिली की अनचाही बेटी है ना, तो इन सब ने जियांग की शादी बुढ़े से करवा दी होगी पैसों के लिए। अब सब यहाँ पर तो जियांग का मजाक उड़ाते हैं। और इसी होटल में तो जियांग अपने दोस्त के साथ में आया होता है, उनकी मीटिंग तो खत्म हो जाती। तभी फ्रेंड कहता है ये फोटो में तेरी बीवी जियांग है ना। अब झाओ तो ग्रुप की चैटिंग को देखता है। फ्रेंड कहता है आज तो क्लास की रियूनियन पार्टी थी, मुझे जाना था पर मैं नहीं जा पाया। तो झाओ जियांग की बातों को याद करता है, सोचता है इसका मतलब वो मुझे इन्वाइट करना चाहती थी और वो तो जियांग से मिलने जाता है। और यहाँ पर लिन तो जियांग को परेशान कर रही होती, उसे जबरदस्ती तो वाइन पिला देती है। और बॉडीगार्ड ने तो जियांग और सॉन्ग को पकड़ा होता है कि तभी वह पार्टी में तो झाओ आ जाता है। अपने ढेर सारे बॉडीगार्ड्स के साथ में आते ही वो तो जियांग को पकड़ लेता है। जियांग कहती मैंने इन सबको कहा था कि तुम मेरे पति हो, पर ये सब तो मेरी बातें नहीं सुन रहे। तो झाओ कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे लेट हो गया आने में। अब यह सब तो झाओ को देख कर डर जाते हैं। उन सबको पता चलता है कि जियांग ही तो झाओ की वाइफ है और उन सबने तो झाओ की वाइफ का मजाक उड़ाया है। यहाँ पर झाओ तो बहुत ही गुस्सा होता है। तभी लिन तो माफी मांगती, कहती मैं आपकी बिजनेस पार्टनर की बेटी हूँ, आप मुझे माफ कर ही दोगे। कि झाओ कहता है तुम ली फैमिली की बेटी हो ना, मैं सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को आज ही कैंसिल करता हूँ। और सेक्रेटरी से कहता है पता करो आज पार्टी में किस किस ने मेरी वाइफ को परेशान किया है, सबको उनकी प्राइस तो पे करनी पड़ेगी। अब सबके यहाँ पर तो तोते उड़ जाते हैं और यहाँ पर झाओ तो जियांग को लेकर चला जाता है। और लिन तो झाओ से भीख मांगते रह जाती है, वो माफ नहीं करता है। फिर आगे घर पर जहाँ पर झाओ तो जियांग की केयर कर रहा होता है, उसे वो तो हैंगओवर मेडिसिन देता है कि जियांग सोचती पहली बार मेरी कोई इतनी केयर कर रहा है। तभी झाओ कहता है बताओ कि ली फैमिली की बेटी तुम्हारे पीछे ऐसी क्यों पड़ी थी। तो जियांग कहती एक्चुअली लिन तो कॉलेज टाइम में पाई से प्यार करती थी, पर पाई ने बाद में मुझे कन्फेस कर दिया। इस बात से वो तो बहुत ही जेलस है मुझसे और हमेशा वो मुझसे लड़ाई कर। अब झाओ तो यहाँ पे जेलस होता है, कहता है तुम तो कॉलेज में बहुत ही पॉपुलर हो। तो जियांग कहती मेरे और झाओ के बीच में ऐसा कोई रिश्ता था नहीं, हमारा ब्रेकअप तो कब का हो चुका है। तो झाओ कहता है मेरा कहने का मतलब कि पॉपुलर होना कोई बुरी बात तो नहीं है ना, और तुम्हें अपने पास्ट को लेकर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ, मैं सारी बातें संभाल लूंगा, तुम आराम करो। वहाँ से वो तो चला जाता है। तो जियांग सोचती झाओ मेरी इतनी केयर इसलिए करता है ना कि वो बस मेरा पति है नाम का ही सही, इसलिए तो इसे मेरे पास्ट की भी परवाह नहीं है। अब रात को तो झाओ काम करता है पर उसका काम में मन नहीं लगता है, सोच के कि जियांग किसी को पसंद करती थी मुझसे पहले, और वो तो जियांग के पास चला जाता है। उसे सोता हुआ देखता है, कहता है मुझे अपनी बातों पर कंट्रोल करना चाहिए, वैसे भी आज तो बहुत ही थकी हुई है, मैं इसे नहीं जगाता। कि तभी जियांग मुड़ कर तो झाओ को पकड़ लेती कि झाओ इसके बालों को साइड करता है, उसे देखते रह जाता है और कहता है वाइफी गुड नाइट। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग तो जियांग कहती मैं कॉफ़ी बना दूँ, तो झाओ कहता है ठीक है मेरे लिए भी। और यहाँ पर वो तो कॉफ़ी लेने जाती है कि सामान तो ऊपर होता है, तभी झाओ तो इसके पास आ जाता है और कॉफ़ी को उतारता है। अब झाओ के पास आते जियांग यहाँ पर तो थोड़ी सी नर्वस हो जाती है। झाओ कहता है क्या शनिवार तक वेट करना ज़रूरी है। तो जियांग कहती है मतलब। झाओ कहता है मेरा मतलब कि एक दिन बाद शनिवार आने वाला है, तो हमें उससे पहले एक दूसरे को जानना चाहिए ना, स्टेप बाय स्टेप। तो जियांग कहते एग्जाम्पल कि झाओ तो जियांग के बालों को पकड़ता है और यहाँ पर उससे तो वो किस करता है। यहाँ पर दोनों की तो पहले किस होती है, वो तो बहुत ही शाय फील करती है और इनका प्यार यहाँ पर तो चालू हो जाता है। फिर आगे अस्पताल में तो सॉन्ग कहती पता है बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है, लिन फैमिली ना बैंकरप्ट हो चुकी है। इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट को झाओ ने कैंसिल किया इसलिए। तो जियांग सोचती झाओ ने सब कुछ मेरे लिए किया। कि झाओ कहती रुक तेरी लिप्स को क्या हुआ, इतनी सूजे क्यों है।
तो जियांग कहती है, अरे मुझे मच्छर ने काट लिया था। और वहाँ से शर्मा के तो भाग जाती है। सॉन्ग तो बड़ी खुश होती, कहती है अच्छा उस मच्छर का नाम लगता है झाऊ है। और वो तो यहाँ पर हंसने लगती है। फिर आगे अस्पताल में तो जून आ जाता है फ्लावर्स के साथ और कहता है मैं तुम्हें आज रात को पार्टी पे लेकर जाना चाहता हूँ। तुम्हारी इसमें तो खुशनसीबी है कि वो गुस्से में कहती है अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। तो जून गुस्से में कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम तो जानती हो ना, तुम मुझे इतने नखरे क्यों दिखाते हो कि यहाँ पर सब तो बातें करते कि लगता है जियांग और जून के बीच में कुछ चल रहा है। अभी जियांग सुनते कहती मेरे जून के बीच में कुछ नहीं है और जून मैं शादीशुदा हूँ, अपनी रिंग को यहाँ पर वो तो दिखाती है। अब जून तो सारी बातों को मानने से मना करता है और तमाशा करता है, ठीक है तुम अपने पति को कहो कि वो तुम्हें यहाँ पर पिक करने आए तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। जियांग कहती ठीक है और सोचती है झाओ की वजह से अगर मेरा सिर दर्द खत्म हो जाता है तो ठीक है मैं उससे हेल्प मांग ही सकती हूँ ना। और वो तो झाओ को क्या तुम मुझे पिक करने के लिए अस्पताल आ सकते हो, और वो तो जून को दिखाती है। और यहाँ ऑफिस में सेक्रेटरी कहता है बॉस आज आपकी तो इंटरनेशनल मीटिंग है और सब मीटिंग रूम में आपका वेट कर रहे हैं कि झाओ सोच रहा होता है मैंने तो मॉर्निंग में आज अपना कंट्रोल ही खो दिया था कि मैंने जियांग को डरा दिया। कि सेक्रेटरी कहता है बॉस आपकी मीटिंग की, तभी झाओ तो जियांग के मैसेज को देखता है और कहता है मीटिंग को कैंसिल करो, मुझे अपनी वाइफी के पास जाना है। और यहाँ अस्पताल में जून कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हारी सारी बातें झूठी है और तुम्हारा कोई पति नहीं है। तो जियांग कहती है मेरा पति यहाँ पर आता होगा और देखने के बाद तुम तो सारी बातें समझ जाओगे। फिर आगे सब तो अस्पताल से बाहर आ जाते हैं जहाँ पर सब तो झाओ की कार को देखते कहती कार कितनी ज़्यादा महंगी है ना, वेल्दी फैमिली की है। और नंबर प्लेट को देखकर तो जून काफ़ी शॉक होता है, कहता है कार तो बस मिस्टर झाओ के पास है ना। अब जियांग तो बहुत ही खुश होती, कहती हाँ अब तुम समझ चुके होगे कि मेरा पति कौन है, तो मेरा पीछा तुम करना बंद करो। और यहाँ पर सब तो झाओ को देखते हैं। जियांग उसके साथ में चली जाती है और सबकी बोलती यहाँ पर तो बंद हो जाती है। कार में झाओ कहते सॉरी लेट आने के लिए। तो जियांग कहती कहाँ लेट आए थे, तुम तो सही टाइम पर आए थे। झाओ कहते मेरी लापरवाही आज से तुम्हें ना ड्राइवर पिक करने आएगा। तो वो कहती रहने दो। कि तभी झाओ को तो माँ का फोन आता है, कहती तुम मुझे मेरी बहू से कब मिलवा रहे हो, देखो मैं जानती हूँ कि तुम ना एक नंबर के बोरिंग और हमेशा काम करने वाले रोबोटिक इंसान हो, पर तुम मेरी बहू को मत डराना अपनी आदतों से। 25 साल से तुम तो सिंगल हो और पहली बार तुम्हारी लाइफ में कोई वुमेन आई है, मुझे अपने पोते पोतियों को देखना है, वो भी चबी से और क्यूट से। ये सारी बातें सुनकर तो जियांग यहाँ पर हंसती है और सोचती इसका मतलब इसकी लाइफ में मुझसे पहले कोई नहीं था। तभी झाओ कहता है मेरी माँ की बातों का बुरा मत मानना, उन्हें मेरी शादी की और पोते पोतियों की ना बहुत ही जल्दी है। तो जियांग कहती मुझे ना आंटी से मिलना है, वैसे मैं आपकी वाइफ हूँ ना, तो मेरी ड्यूटी हुई। तो झाओ कहता है आंटी वो मेरी माँ है तो तुम्हारी भी क्या हुई। तो जियांग कहती सॉरी मैं उन्हें ना मॉमी कहूँगी। फिर आगे दोनों तो घर आ जाते हैं और माँ तो जियांग को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, उन्हें जियांग बहुत ही पसंद आती है। जियांग को तो अपना खानदानी ब्रेसलेट देती है तो जियांग मना करती है, सोचती मेरे और झाओ के बीच में प्यार तो नहीं है ना, तो इतनी महंगी चीज़ें मैं कैसे ले सकती हूँ। कि तभी झाओ कहता है मैं इतने प्यार से दे रही हूँ तो फिर तुम ले भी लो ना। माँ जियांग को ब्रेसलेट पहनाती कि तभी झाओ को मैसेज आता है उसकी बहन का, वो कहता है मुझे पिक करने एयरपोर्ट जा रहा हूँ। तो जियांग कहती माँ वेन कौन है। तो माँ कहती वो मेरी छोटी बेटी और झाओ की बहन है, तुम आने वाली हो। सुनते उसे ना चाइना वापस आने का मन हो गया, वो तुमसे मिलना चाहती है और तुमसे तो झाओ की आंटी भी मिलने आ रही है। और फिर यहाँ पर हम झाओ की आंटी को देखते हैं जो कि कॉल पर लूसी से बात कर रही होती है। अब लूसी के यहाँ पर तो झाओ फैमिली के बहू बनने के सपने होते हैं और वो आंटी उसकी हेल्प करने की बात करती है। अब जैसे दोनों माँ बेटे घर में आते हैं कि वो तो जियांग के हाथ में खानदानी ब्रेसलेट को देखते हैं और तमाशा करते हैं कि भाभी ब्रेसलेट तो करोड़ों का है, आपकी हिम्मत कैसे हुई इसे बाहर वाले को देने की। तो माँ गुस्से में कहती जियांग मेरी बहू है, इसे नहीं दूंगी तो मैं किसे दूंगी, तुम होते कौन है बीच में बोलने वाले। तो आंटी कहती मिन्हो भी तो झाओ फैमिली का ही बेटा है ना, इसकी बहू को मैं क्या दूंगी। और वैसे भी जियांग तो मिस्टर जी की दूसरी वाइफ की बेटी है ना, जिसे कोई नहीं चाहता। अब सासू माँ जियांग के साइड से बात करना स्टार्ट कर देती है कि जियांग कहती मॉम मुझे ब्रेसलेट नहीं चाहिए। कि तभी वहाँ पर तो झाओ आ जाता है। इस समय कहता है क्या तमाशा लगा रखा है। और यहाँ पर बहन तो जियांग के हाथों को पकड़ती कहती हिम्मत कैसे मेरी भाभी को परेशान करने की। तो जियांग कहती तुम वेन हो ना। वेन कहती हाँ मैं और भैया ना आपकी साइड से, डोंट वरी। और ये सब ना झाओ फैमिली की सेकंड फैमिली है, मेरे भाई ने इन सबकी हेल्प ना की होती ना तो ये सब तो रोड पे भीख मांगते हैं।
और मीनू गुस्से में चिल्लाता है कि यहाँ पर वेन तो उससे लड़ाई कर लेती है। और झाओ सबकी बातें सुनने के बाद गुस्से में कहता है, मैंने कहा कि मेरी वाइफ से तुम सब माफ़ी मांगो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो जियांग कहती सारी बातों को जाने दो और सोचती है मुझे बचपन से तो इंसल्ट सहने की आदत सी है। तो जहाँ कहता है, जियांग तुम मेरी वाइफ हो और तुमने मुझसे शादी अपनी इंसल्ट करवाने के लिए तो नहीं की है ना। मैं बस इनकी पहली और आखिरी गलती को माफ़ करता हूँ। अब यहाँ पर आंटी मीनू तो डर जाते हैं। झाओ काउंटिंग स्टार्ट कर देता है कि यहाँ पर दोनों तो जियांग से माफ़ी मांग लेते हैं और अपनी बेइज्जती करवा के चले जाते हैं। अब घर से बाहर आते लूसी फ़ोन करती है तो आंटी गुस्से में कहती, तुमने कहा था कि झाओ और जियांग के बीच में प्यार नहीं हो सकता, पर यहाँ पर तो उल्टा है। झाओ तो जियांग के प्यार में पागल हो चुका है, तुम तो झाओ के बारे में भूल ही जाओ। अब लूसी यहाँ पर तो बहुत ही शौक होती, कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, झाओ के पसंद और नापसंद तो बस मैं ही जानती हूँ और मुझसे कितने सालों से प्यार करती आई हूँ कि वो तो फ़ोन को कट कर देती है। फिर खाने के टाइम तो जियांग कहती है, मिस्टर झाओ थैंक यू, मतलब हबी थैंक यू। तभी वेन तो खाना सर्व करती, कहती मैंने इसे बनाया है और यहाँ पर झाओ भी खाना सर्व करता है। ये देखकर जियांग सोचती फैमिली का प्यार ऐसा फील होता है। तभी माँ कहती है, झाओ के पापा ना अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए ना विदेश गए हैं, दोनों बाप बेटे ना काम में पागली हैं, पर वो तुमसे मिलने जल्दी आएंगे। और फिर यहाँ पर जियांग और झाओ की शादी की तैयारी की बातें करती। फिर रात को जहाँ पर वेन कहती, भाभी मैं आपको भैया का स्टडी रूम दिखाती हूँ, फिर आगे रूम में, जहाँ पर जियांग झाओ की पेंटिंग्स को देखती है, काफ़ी यूनिक होती है। वेन कहती, भैया ना कैलीग्राफी में एक्सपर्ट है, वो कितने ओल्ड फैशन के हैं ना, वो तो बस किताबों को पढ़ना और काम करना जानते, उन्हें रोमांस की तो स्पेलिंग भी नहीं आती होगी। और झाओ की बचपन की फ़ोटो को दिखाती है, कहती भाभी अपने भैया से शादी की है ना, आपको बहुत ही बोरिंग लगते होंगे वो, मुझे आपके लिए ना बहुत ही बुरा फील होता है। तो जियांग कहते ऐसी बात नहीं है, मिस्टर झाओ ना बहुत ही केयरिंग पर्सन है और काफ़ी अच्छे हैं। अभी सारी बातें झाओ सुन रहा होता है। जियांग कहते मानती हूँ कि वो पोलाइट है पर वो काफ़ी अच्छे पति साबित होंगे, और सोचते मानते कि हमारी शादी में इमोशंस नहीं है पर वो मेरी बहुत ही रिस्पेक्ट करता है। और तभी वहाँ पर तो झाओ आता है, जियांग को देखता है कि वेन कहती, भाभी लगता है भैया आपसे बहुत ही प्यार करते हैं, और वो झाओ के हाथों को पकड़ती है, कहती है दोनों का सोने का टाइम तो हो चुका है ना। और वहाँ से चली जाती है कि झाओ कहता है आज तो शनिवार है ना, हम ओल्ड हाउस में ही सो जाते हैं। तो वेन कहती ठीक है मैं नहाने जा रही हूँ। फिर आगे बाथरूम में तो वेन आ जाती, कहती भाभी ये देखो ये ड्रेस कितना ब्यूटीफुल है ना, आपकी नाइट के लिए ना परफेक्ट है। तो जहाँ कहती पर ये तो कितना छोटा है ना। फिर आगे तो झाओ किताबें पढ़ रहा होता है कि वहाँ पर जियांग आके सो जाती है और कहते हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो वह कहता है, मिस झाओ मुझे एक्सपीरियंस इन सारी बातों में तो बिल्कुल नहीं है, पर मेरी सीखने की एबिलिटी ना बहुत ही स्ट्रांग है, तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो तो फिर तुम मुझे बता देना। वो कहती हाँ। कि तभी झाओ तो उसके पास आ जाता है, उसे किस करता है और कहता है तुमने मुझे लंच के टाइम क्या कहा था, फिर से कहना। तो जियांग कहती हबी, और तभी वो तो झाओ को रोक देती है, कहते हमें प्रिकॉशंस तो लेने चाहिए ना। तो झाओ कहता है यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो वो कहती नहीं मैं अभी बेबी तो नहीं चाहती। झाओ तो रुक जाता है, कहता है क्यों। तो जियांग कहता है अस्पताल में बहुत ही काम होता है और बेबी की मैं तो केयर भी नहीं कर पाऊंगी, और कहते हैं सॉरी हम नेक्स्ट वीक ट्राई कर सकते हैं ना। तो वो कहता है, तो झाओ बताता है कि उसे तो बिजनेस मीटिंग में जाना है और वो अभी अवेलेबल तो नहीं है, हम दोनों शनिवार की बातों को पोस्टपोन कर देते हैं, तुम आराम करो। और वहाँ से वो तो चला जाता है स्टडी रूम में काम करने के लिए कि वो यहाँ पर तो उदास होती, सोचती मैंने इन्हें गुस्सा दिला दिया। और यहाँ पर झाओ तो कोल्ड शावर ले रहा होता है, कहता है मुझे खुद पर कंट्रोल तो करना होगा। और यहाँ जियांग तो बहुत ही परेशान होती। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो तो झाओ की लेटर को पढ़ती है कि मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ अपने बिजनेस के काम से। तो जियांग सोचती पक्का झाओ ने मुझसे गुस्सा है। फिर आगे अस्पताल में तो डॉक्टर पाई की एंट्री होती है जो कि झाओ के सीनियर थे, और वो तो झाओ को लंच पे इनवाइट करता है, पूछता है तुम कैसी हो। झाओ कहती मैं तो ठीक हूँ। और दोनों यहाँ पर बातें करते कि वो सोचती है कि पाई तो मेरा कॉलेज टाइम का क्रश था। और सीन फ्लैशबैक का जब पाई पूछता है जियांग से कि तुम क्या करना चाहती हो। जियांग कहती मुझे डांस करने का तो बहुत ही मन है, पर मुझे फैमिली के लिए डॉक्टर तो बनना होगा ना। और वापस से जियांग सोचते अपनी कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए पाई तो विदेश चला गया था और मेरा प्यार भी तो खत्म हो गया था। तभी पाई कहता है तुम्हारी शादी हो चुकी है ना, पर तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तो फिर तुमने मेरा वेट क्यों नहीं किया। तो जहाँ गई थी वेट पर कैसा, तुम तो अबॉर्ड चले गए थे ना, उसके बाद तुमने और मैंने कांटेक्ट करना तो बंद कर दिया था।
इन सालों में तो हमने एक दूसरे को कभी भी कोई मैसेज भी तो नहीं किया है। तो वो जियांग के हाथों को पकड़ता है, कहता है मैं तुमसे प्यार करता था, आई एम सॉरी, मैं अपना करियर बनाने के लिए विदेश चला गया। तुम अपने पति को डिवोर्स दे तो मेरे पास आ जाओ। तो जियांग अपने हाथों को हटाती कहती सॉरी, वो सारी बातें पास्ट की थी और मैं अपने पति से प्यार करती हूँ। वहाँ से वो तो चली जाती। तभी पाए सोचता है जियांग मेरी गलती है कि मैं लेट आया, पर मुझे उम्मीद है कि तुम मुझसे प्यार जरूर करोगी, मेरे पास वापस आ जाओगी। और यहाँ पर तो झाओ अपने पापा के साथ में होता है। वो कहते तुम अचानक से अस्पताल में इन्वेस्ट करना क्यों चाहते हो। तो झाओ कहता है अस्पताल में काम करना कितना थकाने वाला होता है, मैं बस उन्हें बेस्ट चीज़ें देकर तो आराम देना चाहता हूँ, काम को आसान करना चाहता हूँ। पापा कहते मैं सारी बातों को समझता हूँ, मेरी बहू भी तो डॉक्टर है ना, और तुम उसी के अस्पताल में इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो झाओ कहते पापा इसके बारे में आप ना जियांग को नहीं बताओगे। पापा बहुत ही खुश होते, कहते मैं ना जल्दी रिटायर हो रहा हूँ अपने सारे काम को ख़त्म करके, ताकि मैं अपने पोते पोते के साथ में खेल सकूँ। और वहाँ से वो तो बाय कह के चले जाते हैं। उनके जाते वहाँ पर तो लूसी आ जाती है और झाओ को पकड़ती, कहती मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी, पता है तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मुझे प्रोजेक्ट की बात करनी है तो क्या हम होटल चले कि। तभी झाओ तो उसके हाथों को धक्का मार देता है, कहता है मैं शादीशुदा हूँ, अपनी हद में रहो। वहाँ से वो तो गुस्से में चला जाता है। और यह अस्पताल में सॉन्ग तो न्यूज़ को देखती हैं, जहाँ पर तो झाओ की और लूसी के साथ की फोटो होती, कहती देखना तेरा पति तुझे चीट कर रहा है, एक नंबर का वो ना धोखेबाज है, वो तो अबॉर्ड गया था ना मीटिंग के लिए। झाओ के बारे में वो तो यहाँ पर ढेर सारी बातें करती है और यहाँ पर जियांग तो परेशान हो जाते लूसी का नाम सुन के। फिर घर पर सोचते क्या वो झाओ को मैसेज करके पूछे कि सारी बातें बस एक गॉसिप है कि रूमर से, क्या इनमें सच्चाई है। पर वो यहाँ पर तो रुक जाती है, सोचती है, पर वो तो रुक जाती है, सोचती वो तो काम में बिजी होगा ना, उसके आने के बाद सारी बातें मैं खुद उससे कंफर्म करूंगी। और लिखते क्या तुम सैटरडे को आ रहे हो कि। यहाँ पर झाओ पढ़ता है, सोचता है मुझसे ऐसी बात है क्यों पूछ रही कि मैं आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ। तो सेक्रेटरी कहता है लगता है मैम आपको बहुत ही मिस कर रही। झाओ तो बहुत ही खुश होता है। और फिर नेक्स्ट डे सेक्रेटरी कहता है बॉस आपके बारे में न्यूज़ है कि। वो कहता है सारी बातों को जाने दो, मुझे जल्दी से अपने सारे काम को ख़त्म करना है और अपनी वाइफ के पास वापस जाना है सैटरडे से पहले। फिर आगे बेस्टी तो घर आ जाती जियांग के, जहाँ पर दोनों तो साथ में ड्रिंक कर रहे होते। बेस्टी कहती है तूने झाओ से पूछा उस छमिया के बारे में। तो जियांग कहती मैं से कैसे पूछ सकती हूँ, मैं और झाओ उतने क्लोज नहीं है ना। और तभी वहाँ पर हम झाओ को आता हुआ देखते हैं और यहाँ पर सॉन्ग कहती पक्का झाओ तुझे ना चीट कर रहा है, मैं तुझे बताती हूँ मैन एक नंबर के धोखेबाज होते, वो भी अमीर टाइप के। और तभी वहाँ पर तो झाओ आ जाता है। तभी सॉन्ग कहती पाई तुझसे अभी भी बहुत प्यार करता है, एक काम कर तू ना झाओ को डिवोर्स दे दे और पाई से तो शादी कर ले, तेरा उस पर क्रश तो था ना, तू शादी के लिए हाँ करेगी। अब जियांग तो नशे में होती, कहती क्या ऐसा हो सकता है। सॉन्ग कहती ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है। अब ये सुनकर तो झाओ बहुत ही जेलस हो रहा होता है। सॉन्ग कहती है देखो कॉलेज का हैंडसम और तू कॉलेज की ब्यूटी, दोनों ना परफेक्ट मैच हो, झाओ को तू ना डिवोर्स दे दे। कि जियांग कहती सारी बातें जान दे, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। तभी वो अपने सामने झाओ को देखकर शॉक हो जाती है, उसका सारा नशा यहाँ पर तो उतर जाता है। कहती है तुम यहाँ कैसे, तुम तो बहुत ही जल्दी आ गए ना। वो कहता है काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर सॉन्ग तो झाओ की इंसल्ट करना स्टार्ट कर देती है, कहती इसे ना तो अभी कभी डिवोर्स दे दे। कि तभी जियांग उसके मुंह को बंद करती है और उसे वहाँ से लेकर जाती है। अब झाओ तो सामान को हटाता है, काफ़ी गुस्सा होता है और सोचता है इसका मतलब कि जियांग मुझे मिस नहीं कर रही थी, वो बस मुझसे कंफर्म करना चाहती थी कि मैं कहीं घर जल्दी आने वाला तो नहीं हूँ ना। और तभी वहाँ पर तो जियांग आ जाती। फिर आगे झाओ गुस्से में कहता है डिवोर्स हमारे बीच में इतना आसान नहीं है। जियांग कहती हाँ मैं जानती हूँ कि झाओ कहता है, पर तुम्हारी खुशी पाने से मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकता हूँ। तो जियांग सोचती आखिर कैसी बातें कर रहे हैं। अब झाओ तो सॉन्ग की बातों की याद करता है कि पाई तेरा क्रश था ना, और वो काफ़ी जलस होता है। कहता है तुम्हारे पास कोई बेटर ऑप्शन हो मुझसे तो फिर तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी बातों की इज्जत करता हूँ और मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा। और फिर नेक्स्ट अस्पताल में तो लूसी जियांग से मिलने आ जाती बीमार होने का बहाना करके, और कहती है रिपोर्ट को देखती है, कहती तुम्हें ना इमोशनली स्टेबल होने की ज़रूरत है। तो लूसी कहती मैं क्या करूं, मैं एक लड़के से बचपन से ही प्यार करती थी, पर उसके फैमिली को मैं नहीं पसंद, इसलिए उसने मेरे प्यार की ज़बरदस्ती किसी और से शादी करवा दी है और मैं अपने मैन के साथ नहीं हूँ, और उसे अपनी वाइफ से तो बिल्कुल प्यार नहीं है, मैं उसे पाना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो जियांग कहती है
तुम्हारी विजिटिंग यहाँ पर ख़त्म होती है, तुम यहाँ से जा सकती हो, घर जाके आराम करना। तो लूसी गुस्से में कहती है, तुम ज़्यादा भोली मत बनो। मैं तुम्हें चाहना वापस यही बताने आई हूँ कि तुम मेरे और झाओ के बीच में आना बंद कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर अस्पताल के बाहर तो पाई जियांग को घर ड्रॉप करने की बात करता है कि तभी वहाँ पर तो झाओ का सेक्रेटरी आ जाता है। वो कहती है, मेरे पति ने ऑलरेडी कार भेजी है, और वहाँ से चली जाती है। अब तभी नर्स तो बातें करती कि लगता है जियांग को कोई अमीर ओल्ड मैन मिल चुका है। अब ये सारे रूमर्स यहाँ पर तो जियांग की सौतेली बहन जिन ने फैलाए होते हैं। अब ये सुनकर तो यहाँ पर पाई गुस्सा करता है, उन्हें डांटता है, और वो सब तो चले जाते हैं। फिर आगे कार में तो जियांग ज्वेलरी के बॉक्स को देखती है। सेक्रेटरी कहता है, बॉस ने आपके लिए इसे बाय किया है। वो कहती, क्या मेरे लिए? उसमें तो डायमंड का नेकलेस होता है। सेक्रेटरी बताता है, आपसे जल्दी मिलने के लिए बॉस ने तो 36 घंटे काम किए, और काम खत्म करते वो आपके लिए गिफ्ट बाय करने गए थे और आपसे मिलने आ गए। जियांग तो शॉक होती, कहती, पर झाओ की इतनी क्या जल्दी थी? तो सेक्रेटरी कहता है, ऑफ कोर्स उन्हें चाहते आपको घर पे वेट करवाना। तो जियांग गुस्से में कहती, पर उसे तो लूसी को डेट करना था ना। तो सेक्रेटरी कहता है, सारी बातें झूठी है। मिस्टर झाओ को लूसी तो कभी पसंद ही नहीं थी, उनकी लाइफ में बस आप एक वुमेन हो, और उस रात की पार्टी की सारी बातें वो तो बताता है। तो जियांग सोचते, इसका मतलब कि लूसी ने अपने और झाओ के रिश्ते की झूठी खबर मीडिया में दी थी, और मैंने झाओ को कितना गलत समझाना। तो सेक्रेटरी कहता है, मैम सब जानते कि मिस्टर झाओ ना चीज़ें एक्सप्रेस करने में उतने ज़्यादा अच्छे तो नहीं हैं, पर हम इतना जानते हैं कि वो ना आपसे बहुत ही प्यार करते हैं, आपकी बहुत ही केयर करते हैं। फिर आगे घर पर तो जियांग नेकलेस को पहन के झाओ को दिखाती है, कहती, ब्यूटीफुल है ना? वो कहता है, हाँ। जियांग कहती, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत ही पसंद आया। मैं इसे हमारे अस्पताल के न्यू ओपनिंग पार्टी में पहन के जाऊंगी। तो झाओ कहते, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस को बाय करना चाहता। वो यहाँ पर तो हाँ कह देती, इसके पास आती। झाओ कहता है, क्या बात है? तो वो सोचती, मुझे लूसी के बारे में बातें भी नहीं करनी चाहिए, गलतफहमी दूर तो हो चुकी है ना। और वो यहाँ पर तो झाओ को किस करती है। शायफिल करती कहती, तुम जल्दी काम करके सो जाना। वहाँ से तो भाग जाती है। झाओ तो बहुत ही खुश हो रहा होता है। और फिर नेक्स्ट डे तो सॉन्ग की ड्यूटी होती है ऑपरेशन रूम में। तो वो जियांग के साथ में पार्टी में नहीं जा पाती, पर वो जियांग को यहाँ पर तो चीयर अप करती है, कहती, तुम ना बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। फिर आगे जियांग तो डिनर पार्टी में जाती हैं, जहाँ सब तो जियांग की ब्यूटी से बहुत ही ज़्यादा जेलस होते हैं। कहते, लगता है फिर किसी मैन को यहाँ फंसाने आ चुकी है। और जियांग सोचती, झाओ अब तक क्यों नहीं आया। और तभी वहाँ पर तो जून आ जाता है। तो जियांग कहते, तुम जेल से बाहर आ गए। जून कहता है, मैं सारी बातें जानता हूँ कि तुम कितनी दूध की धूली हो, तुम्हारी शादी किसी ओल्ड मैन से हुई है। मिस्टर झाओ तो तुम्हारे बहन के पति है ना, तुम तो बस मैन के बेड को सजाने वाली लड़की हो। यहाँ पर तो उसकी इंसल्ट कर देता है। और यहाँ झाओ तो अस्पताल के डायरेक्टर से बात कर रहा होता है। उसने अस्पताल को ढेर सारे बिल्डिंग्स डोनेट किए होते हैं, और पैसे भी। डॉक्टर उसे यहाँ पर तो ढेर सारा थैंक यू कहते हैं। कि झाओ कहता है, मैं चाहता हूँ अस्पताल में सारे डॉक्टर्स तो आराम से काम करें, उन्हें कोई परेशानी ना हो और वर्कलोड भी कम हो। फिर आगे तो पार्टी में जाता है, जहाँ जियांग को देखता है। सेक्रेटरी कहता है, बॉस आप तो अपने रिश्ते को पब्लिक करना नहीं चाहते ना, हम यहाँ से जाने की अरेंजमेंट करता हूँ। तो वो कहता है, किसने कहा कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। अब यह पार्टी में तो पाई जियांग की सपोर्ट करता है। तभी जून कहता है, कमाल बात है, घर पे तुम्हारे तो ओल्ड मैन है, और अस्पताल में तुमने तो इतने फेमस डॉक्टर पायल को अपने प्यार में फंसा रखा है। जियांग गुस्से में कहते, तुम्हारी सारी बातें झूठी है। सबको बातें समझाती है तो सब कहते, ठीक है, तुम इतनी सच्ची हो तो फिर तुम्हारा पति पब्लिक क्यों नहीं आता। सब उसे मिलने की तो बात करते हैं। और यार जून सोचता है, तुमने मेरे प्यार को मना किया था ना, उसकी इंसल्ट करने के लिए। वो तो वाइन फेंकने जाता है कि बीच में झाओ आके रोक लेता है। चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी वाइफ की इंसल्ट करने की। और वो तो जून के लगा देता है। अभी जून यहाँ पर तो बहुत ही गुस्सा होता है, कह रहा है, तुम जानते हो मेरा बाप कौन है। कि तभी अस्पताल के डॉक्टर आ जाते और वो तो जून के लगा देते हैं। कहते हैं, ये मिस्टर झाओ है, इन्होंने हमारे अस्पताल को कितनी बिल्डिंग्स डोनेट की हैं, और ये हमारे अस्पताल के स्पॉन्सर हैं। अब तो जून के हाथ तो टूट जाते हैं कि झाओ सच में जियांग का पति है। और वो तो भीख मांगता रह जाता है कि बॉस प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सारे गेस्ट तो बातें बनाते हैं कि मिस्टर झाओ अपनी वाइफ से कितना प्यार करते कि उनके नाम पर उन्होंने अस्पताल को इतना बड़ा डोनेशन दिया है। तभी प्रोफेसर तो जियांग से कहते, प्लीज़ मेरे बेटे को माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा टीचर हूँ ना। अब वो तो सोच में पड़ जाती है कि झाओ तो जियांग के हाथ में वाइन की ग्लास देता है और कहता है, फेंको इसे। अब वो तो झाओ के ऊपर ही वाइन फेंक देती है, उसके यहाँ पर इंसल्ट करती है।
झाओ कहता है फ्यूचर में तुम्हें कोई परेशान करे तो फिर तुम उसे पनिश जरूर करना, बाकी सारी बातें मैं संभाल लूंगा। और डॉक्टर वो आपके बेटे को दिमाग की ज़रूरत है, वो कहते मैं इसे अभी 5 साल के लिए साउथ अफ्रीका भेजता हूँ ट्रेनिंग के लिए। ये आप दोनों के सामने कभी नहीं आएगा। जून कहते पापा मैं आपका इकलौता बेटा हूँ। प्रोफेसर कहते हैं मिस्टर झाओ ने तुम्हें जिंदा रखा है, यही बहुत बड़ी बात है। और झाओ गुस्से में कहता है ये पहली और आखिरी वार्निंग है तुम सबको। जियांग मेरी बीवी है और जियांग की इंसल्ट करने का मतलब है कि मेरी इंसल्ट करना और मेरी इंसल्ट करने की बहुत ही महंगी प्राइस तुम सबको पे करनी पड़ेगी। और वहाँ से वो तो जियांग को लेकर चला जाता है और पाई तो जेलसी में देखता रह जाता है। फिर आगे जियांग और झाओ तो घर आ जाते हैं और यहाँ पर झाओ तो बहुत ही परेशान होता है। वो जियांग के पैर पर तो मेडिसिन लगाता है, वह कहती रहने दो मैं खुद कर सकती हूँ ना। तो गुस्से में कहता है किसने कहा था तुम्हें हिल्स पहनने के लिए। और मुझे एक बात समझ नहीं आती, तुम्हें परेशानी होती तो फिर तुम बोलती क्यों नहीं हो, तुम सहती क्यों हो। तो जान के थी क्योंकि मुझे बचपन से सारी बातें सहने की आदत है। बचपन में पैसों की चोरी जिन करती थी और इल्जाम मुझ पर आता था, वो मुझे हमेशा अपनी गलतियों के लिए फंसाती थी। मेरे बोलने पर भी कोई मेरी बातों पर भरोसा नहीं करता था और वो तो चुप हो जाती है। तो झाओ कहता है मैं सुन रहा हूँ, कहो। तो जियांग कहती है मेरे पेरेंट्स और स्टेप मॉम तो बस जीन से प्यार करते हैं, मुझे कभी किसी ने किसी भी बातों के लिए सपोर्ट नहीं किया। तो झाओ कहता है पर मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ ना, और अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें खुद के लिए फाइट बैक करना सीखना तो होगा ना। कहते मेडिसिन तो लग चुकी है, अब मैं चाहता हूँ कि वो कहती है रुको, क्या तुम मेरे साथ में सोना नहीं चाहते। मेरा कहने का मतलब हम दोनों तो कपल्स है ना, तो फिर तुम्हें स्टडी रूम में सोने की क्या ज़रूरत है। अब झाओ तो बहुत ही खुश होता है, कहता है इसका मतलब हम दोनों सच्चे वाले कपल्स है। फिर आगे रूम में तो झाओ बहुत ही शांत होता है और जियांग तो बार बार झाओ के बारे में सोच रही होती है। सोचती झाओ मेरी कितनी केयर करता है ना, तो क्या मुझे पहले स्टेप उठाना चाहिए। और कहती आज तो सैटरडे है ना, हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो झाओ कहता नहीं तुम्हारे पैरों में चोट आई है। तो जियांग कहती इतनी छोटी सी चोट से क्या फ़र्क पड़ता है, और वैसे भी हमने लास्ट टाइम डिसाइड तो किया ही था ना। कि तभी झाओ उसके पास आता है, कहता है तुम मुझसे प्यार करती हो ना। जियांग कहती है कि यहाँ पर झाओ तुझसे किस करता है। इनका ढेर सारा प्यार यहाँ पर तो चालू हो जाता है। दोनों नाइट स्पेंड करते। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग झाओ तो जियांग को काम पर जाने से मना करता है, कहता तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। तो जियांग कहती मैं तो ठीक ही हूँ ना, पर वो तो बेड से उठ ही नहीं पाती। तो झाओ उसे तो मेडिसिन देता है, कहता है मैंने इसे लाया था, मैं लगा देता हूँ। जियांग कहती नहीं मैं खुद ही लगा लूँगी, और तुमने पहले सारी तैयारियाँ कर ली थी। तो झाओ यहाँ पर शाफिल करता है, कहता है मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है इन सारी बातों में, मुझे डर था कहीं मैं तुम्हें हर्ट ना कर दूँ, इसलिए मैंने पहले मेडिसिन को बाय कर लिया था। तुम इसे लगा लेना, मैं काम पर जा रहा हूँ, हम दोनों शाम को मिलते हैं। फिर आगे अस्पताल में कलिस तो जियांग को ताने मारते हैं कि जियांग ने तो इतनी रिच मैन से शादी की, वो ऑफिस में लेट भी आए तो क्या फ़र्क पड़ता है। डॉक्टर कहती देखो ना इसका प्रमोशन भी हमसे पहले हो चुका है। अब सारे ताने यहाँ पर तो जियांग सुनती है और गुस्से में कहती मानती कि मेरी शादी एक वेल्दी फैमिली में हुई है, लेकिन अपनी शादी से पहले मुझे बेस्ट डॉक्टर के और सारे अवार्ड्स मिले थे जो मैंने अपनी मेहनत से पाए हैं, और इसीलिए मेरा अभी प्रमोशन हुआ है जिसके लिए मैंने बहुत ही मेहनत की थी। इस पोजीशन के तो मैं भी काबिल हूँ। कि वो कहते हाँ हम सब जानते हैं इसका पति अमीर है इसलिए हमें ताने मार रही है। तो जियांग कहती है हाँ मेरा पति अमीर है इसलिए तो उसने इस अस्पताल को इतना सारा डोनेशन दिया है और तुम सबको भी डोनेशन का फ़ायदा हो रहा है। अब वो तो उन सबकी बोलती यहाँ पर बंद ही कर देती है। अब डॉक्टर्स को यहाँ पर तो जियांग की सारी बातें सही लगती है और यहाँ पर जियांग से तो माफ़ी मांगते, कहते हमने जो कहा उसके लिए हमें माफ़ कर दो। अब जियांग तो यहाँ पर खुश होती है और सोचती है कि झाओ की सारी बातें तो सच थी ना, हमें खुद के लिए फाइट बैक तो करना चाहिए। फिर घर जाते समय तो पाई जियांग को पकड़ लेता है, कहते मैं जानता कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो और तुम बस पैसे के लिए झाओ के साथ में हो ना। तो वो कहते तुम्हें क्या कर रहे हो, उसे धक्का मारते, कहते मैंने कितनी बार कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तभी पाई उसके पीछे जाता है, उसे रोक लेता है, कहते सॉरी मैं अभी ना थोड़ा जेलस हो गया था, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मैं जानता कि तुम्हें फैमिली ने फोर्स किया है झाओ फैमिली में शादी करने के लिए। और वह अस्पताल में तो झाओ भी आया होता है। वो तो पाई और जियांग को साथ में देखता है, जहाँ पे जियांग कहता है कि झाओ तुमसे प्यार नहीं करता, वो तो एक बिजनेसमैन है, उसने तुमसे शादी बस तुम्हें अपने इशारों पे नचाने के लिए की है। अगर वो इतना अच्छा है तो फिर उसने अपनी शादी को पब्लिक क्यों नहीं किया अब तक कि तुम उसकी वाइफ हो। तभी झाओ कहता है जियांग उसके हाथों को पकड़ता है कि जियांग सोचती इसने सारी बातें कहीं सुन तो नहीं ली ना,
पूछते क्या बात है। झाओ कहता है मैं तुम्हें काम से पिक करने आया हूँ। और वो पाई को देखता है, कहता है मैं किसी कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो तो पाई के यहाँ पर जेलस करवाता है, उसे धक्का मार कर वो चला जाता है। फिर आगे जियांग कहते हम यहाँ पर क्यों आए हैं, तो झाओ कहते हैं हमारी वेडिंग की फोटोशूट करवाने। फिर आगे जियांग तो रेडी हो जाती है, कहती इतना महंगा ड्रेस हमने क्यों बाय किया। तो झाओ कहता है तुम मेरी बीवी हो और ऑफकोर्स मैं तुम्हें महंगी से महंगी चीज़ें देना चाहता हूँ। और देखो मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गया, मैंने तुम्हारे नाम पर झाओ फैमिली की आधी प्रॉपर्टी कर दी है। अब तुम भी तो मेरी बराबरी की हो चुकी हो। तो जियांग यहाँ पर स्माइल देती, कहती मैं तो रिच लेडी बन चुकी हूँ। तभी फोटोग्राफर कहता है शूटिंग का टाइम हो चुका है। झाओ कहता है तो क्या तुम डांस करना चाहोगी। और यहाँ पर दोनों का तो डांस करते हुए वेडिंग फोटो शूट होता है। और वो तो जियांग को खींच लेता है, कहता है फोटोज तो कपल्स वाली आनी चाहिए ना। और वो बहुत ही शाय फील कर रही होती है। और यहाँ पर दोनों की फाइनली वेडिंग फोटोशूट हो जाती। फिर नेक्स्ट डे जहाँ पर सारी बातें कहती कि मिस्टर झाओ की शादी तो हो चुकी है। और यहाँ पर जियांग और झाओ की पब्लिकली फोटो होती है न्यूज़ में। तभी सॉन्ग आती, कहती देखना तेरी और झाओ की फोटो कितनी प्यारी है ना। सारी मीडिया में न्यूज़ तो फैल चुकी है कि तभी जियांग तो पाई की बातों की याद करती है कि झाओ तुम्हें अपनी वाइफ तो मानता नहीं, तुम्हें वो छुपा के रखता है। सॉन्ग कहती झाओ तुझसे कितना प्यार करता है ना, कि जियांग सोचती लगता है झाओ अपने पति होने की जिम्मेदारियों को बस निभा रहा है, वो मुझसे प्यार कैसे कर सकता है। फिर आगे अस्पताल में तो जियांग से मिलने उसकी दादी और दादाजी आ जाते हैं। जियांग तो बहुत ही खुश होती है और वो तो झाओ के साथ में लंच पर जाने की बात करते। फिर आगे जहाँ पर झाओ भी आ जाता है और सब यह साथ में तो लंच करते हैं। जहाँ पर जियांग कहती मैं बचपन में गाँव में अपनी दादा और दादी के साथ में रहती थी। झाओ कहते ग्रैंड माँ ग्रैंड पा हेलो, मेरा नाम झाओ शेन है और मैं 29 साल का हूँ, मुझे किसी भी तरह की बैड हैबिट्स तो नहीं है। और जियांग के हाथों को पकड़ता है, कहता है जियांग मेरी फर्स्ट लव है, मैं जियांग से बहुत ही प्यार करता और मैंने अपने आधे शेयर्स तो जियांग के नाम पे कर दिए। ये सुनकर ग्रैंडपा और ग्रैंडमा बहुत ही खुश होते हैं कि उनकी पोती से कोई इतना प्यार करता है। अब इनके यहाँ पर तो ढेर सारी बातें होती है और यहाँ पर तो झाओ ने बहुत ही पसंद आता है। फिर आगे झाओ तो बिल पे करने चाहता है। तभी ग्रैंडमा कहती जियांग से तुम्हारे और झाओ के बीच की बातों में मैंने ना कुछ दूरियां महसूस की हैं। और वहाँ पर झाओ तो सारी बातों को सुनता है। दादी कहती मैं जानती हूँ कि तुम्हारा और झाओ का रिश्ता तो नया है और दोनों अभी तो अनजान होना, बट डोंट वरी सारी बातें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। झाओ बहुत अच्छा लड़का, मैं इस बात को फील कर सकती हूँ और तुम्हें बहुत ही प्यार करेगा, बस एक दूसरे को तुम थोड़ा सा टाइम दो। फिर आगे दोनों घर आ जाते। झाओ कहता है जियांग हम दोनों एक दूसरे को उतने अच्छे से तो नहीं जानते ना, मैं फ्यूचर में तुम्हारे साथ और भी टाइम स्पेंड करूँगा ताकि मैं तुम्हें जान सकूँ। तो जियांग कहती इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम्हें ना अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। उसकी बातों को वो तो यहाँ पर अवॉइड करती है कि तभी झाओ कहता है वैसे 2 दिन बाद तो माँ का बर्थडे का तुम्हारे पास टाइम है। वो कहती कैसी बातें कर रही हूँ, मैं तो बर्थडे में जाऊँगी ना। अब झाओ यहाँ पर तो नर्वस होता है, कहता है बाहर वालों को लगता है कि हम दोनों क्लोज नहीं है और ना ही हम कपल से। तो जियांग कहते हैं अच्छा हम क्या करें। तो झाओ पार्टी में साथ में डांस करने की बात करता है। तो यहाँ पर झाओ तो जियांग के साथ में बर्थडे पार्टी में डांस करने की बात करता है और प्रैक्टिस करने के लिए कहता है कि वो तो जियांग के बहुत ही पास आ जाता है और कहता है क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। जियांग कहती हाँ, कि वो तो जियांग को यहाँ पर किस करता है। इनका प्यार यहाँ पर तो चालू हो जाता है, दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। और फिर नेक्स्ट डे तो रात को जियांग सोचती आज तो शनिवार नहीं है ना, तो क्या हम कर सकते हैं। तभी झाओ कहता है क्या बात है। तो जियांग कहती वेल सैटरडे तो 2 दिन बाद है ना। अब झाओ तो बड़ा खुश होता है, कहता हम दोनों हस्बैंड वाइफ तो है ना, हम जो चाहे तब वो कर ही सकते हैं। और यहाँ पर इनका प्यार तो चालू हो जाता है। और फिर आगे दोनों तो जी हाउस पहुँच जाते हैं जहाँ पर मिस्टर जी कहते हैं हमारे लिए हमारा दामाद कार लेकर आया है, इस सब की क्या ज़रूरत थी, हम बर्थडे पार्टी में तो खुद ही आ जाते ना। तो झाओ कहते डोंट वरी सब कुछ करना तो मेरा फ़र्ज़ था। कि तभी मिस जी कहती वैसे मेरी बड़ी बेटी तो जीन आ चुकी है, भी हमारे साथ में बर्थडे पार्टी में जाना चाहती। और झाओ से कहती वो अपनी कार को जिन को पिक करने के लिए सेंड कर रही। अब जियांग को सारी बातें बहुत अजीब लगती और यहाँ पर जिन सोचती है मैं चाइना वापस तो आ चुकी हूँ ना, अब जियांग को मेरा पति मुझे वापस करना तो होगा। और याद करती जहाँ पर लूसी तो कॉल करती, कहती पता है तुम्हारी बहन ना झाओ के साथ में बहुत ही इंजॉय कर रही है, झाओ ने जियांग के नाम पर तो आधी प्रॉपर्टी कर दी, वो तुम्हारी होनी चाहिए थी ना। तो जिन कहते हाँ सारी प्रॉपर्टी पर तो बस मेरा हक होना चाहिए और झाओ पर भी। वापस से जिन सोचती मुझे पता होता है कि झाओ इतना केयरिंग जेंटल और काफ़ी हैंडसम टाइप का पर्सन है, तो मैं उससे शादी के लिए कभी ना कहती। और यहाँ पर वो तो कॉल करते अपनी माँ को, कहती कार अब तक क्यों नहीं। और यहाँ मिस जी कहती जियांग से
मिस्टर झाओ की कार को एयरपोर्ट सेंड करो तो जियांग गुस्से में कहती है, मेरा पति आपकी बेटी को पिक करने के लिए अपनी कार क्यों सेंड करेगा, और वैसे भी आपके पास भी तो कार है ना, आप उसे सेंड कर ही सकती हो। तो मिस जी काफी गुस्सा होती, कहती हिम्मत कैसे हुई मुझसे बदतमीजी से बात करने की। तभी मिस्टर जी तो उन्हें रोकते हैं और कहते जिनका पार्टी में जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारी बातों को अवॉइड करो। और मिस जी कॉल पे कहती है जिन से तुम टैक्सी लेकर पार्टी में आ जाओ। अब यहाँ पर जिन तो बहुत ही गुस्सा होती। फिर आगे पार्टी में तो झाओ जियांग के साथ में एंट्री लेता है और यहाँ पार्टी में तो मिस्टर जी सबको अपना कार्ड देते हैं कंपनी का और कहते हैं ना झाओ मेरा दामाद है। वो यहाँ पर तो झाओ का नाम लेकर बिजनेस करने की बातें करते हैं। कहते झाओ कंपनी के प्रोजेक्ट तो मैं ही संभालता हूँ। तभी जियांग गुस्से में कहती किसने कहा कि झाओ और जी कंपनी साथ में प्रोजेक्ट पर काम करती है। झाओ ने शादी के बदले आप सबको तो 50 मिलियन दिए थे, क्या पैसे काफी नहीं थे कि आप सब फिर से झाओ फैमिली का फायदा उठाने यहाँ पर आ गई। अब मिस्टर जी तो बहुत ही गुस्सा होते, कहते जबान संभाल के बातें करो, हाँ तुम्हारे पेरेंट्स से। तभी वो गुस्से में कहते अच्छा आपने मुझे पैसों के लिए बेचा, सबकी बातें आप बता क्यों नहीं देते, आपकी बड़ी बेटी शादी से तो भाग चुकी थी ना। तो मिस जी कहती है शांत हो जाओ, तुम तो मेरी सगी बेटी जैसी हो ना, हम तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेंगे। तो जियांग कहते मिस जी आप मुझसे कितना प्यार करती हो मैं तो जानती हूँ, आपने तो मेरी माँ से उनके पति को धोखा देके छीन लिया। यहाँ नौटंकी करने की जरूरत तो नहीं है और मैं सबको बता देती हूँ कि झाओ फैमिली का नाम लेकर लोगों के साथ में बिजनेस में चीटिंग करना तुम सब बंद कर दो। मिस्टर जी तो बहुत ही गुस्सा आते तो मिस जी कहती शांत हो जाओ, जिन यहाँ पर आती होगी वो तो सारी बातों को संभाल लेगी। और तभी यहाँ पर लूसी आती, कहती जियांग से मैंने सुना है कि तुम्हें डांस करना आता है, तुम इस पार्टी में अपने टैलेंट को क्यों नहीं दिखाती। कि तभी वहाँ पर तो जिन आती है, कहती है डांस करना इसे नहीं मुझे आता है। यहाँ पर तो जिन की एंट्री होती है। तो लूसी कहती मुझे माफ कर देना, मैं तो भूल ही गई थी कि जिन को तो गोल्ड मेडल मिला है डांस में। अब यह सब तो जिन की तारीफें करते हैं कि जिन तो हर बात में जियांग से बहुत ही बेटर है, और मैंने सुना है कि झाओ की शादी भी तो जिन के साथ में फिक्स हुई थी। लूसी बड़ी खुश होती, सोचती झाओ मेरा नहीं हो सकता तो तुम्हारा भी नहीं हो सकता ना। और तभी वहाँ पर तो सासू माँ भी आ जाती है और वो तो यहाँ पर जियांग की साइड से बातें करती। तो जियांग यहाँ पर सासू माँ के लिए परफॉर्म करने की बात करती है। फिर आगे रूम में जिन कहते तुमने तो 3rd ईयर में ही डांस करना छोड़ दिया था ना, फिर तुम क्या मुझे यहाँ पर हरा पाओगी। तो जियांग कहती तुम तो जानते हो ना कि तुमने मेरे शूज में खील को रखा था ताकि मैं डांस को ना कर पाऊँ। अब इस ट्रिक को तुम फिर से यूज तो नहीं कर पाओगी ना। और याद करती है जहाँ पर तो कंपटीशन में तो जियांग हार जाती है क्योंकि जिन उसके शूज में तो पिंस को रख देती है और जिन को जियांग की जगह मिल जाती। फिर वापस से जियांग का जहाँ पर वो तो सबके सामने बहुत ही ब्यूटीफुल सा परफॉर्मेंस देती है। आप सब यहाँ पर तो जियांग की तारीफें करते हैं और जियांग सोचती कि डांस करना मेरा तो सपना था जिसे इन सब ने छीन लिया। झाओ की माँ कहती देखा मेरी बहू जियांग तो हर बात में कितनी परफेक्ट है, ये सबसे बेस्ट है। और यहाँ पर तो झाओ के पापा भी जियांग की तारीफें करते हैं। अब यह जिन की डांस करने की बारी आती कि वो तो नाटक करती है कि जियांग ने उसके शूज में पिंस को डाल दिया था और मिस्टर जी भी यहाँ पर तो जियांग को ही डांटते हैं। अब यहाँ गेस्ट की नज़रों में तो जिन जियांग को बहुत ही बुरा पर्सन बना दी थी। सब यहाँ पर तो जियांग को ढेर सारी बातें सुनाते हैं और मिस्टर जी यहाँ पर तो माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं पर जियांग तो मना कर देती है। वो तो गुस्सा हो जाते हैं कि तभी झाओ उन्हें रोक लेता है, कहता है पिन को जियांग ने जिन के शूज में डाला कि नहीं बात मैं पता कर सकता हूँ। जिन कहती मैंने कहा ना कि जान मुझसे जेलस है। तो झाओ कहता है ये पुश पिन बहुत ही स्पेशल टेक्निक से बनाई गई है और ये काफ़ी ज़्यादा शार्प भी है, ये मेरे फ्रेंड की कंपनी में ही बनी है। तो ठीक है मैं उससे बात करके रिकॉर्ड मंगवाता हूँ कि इसे किसने बाय किया है पता चल जाएगा। अब ये सुनते लूसी और यहाँ पर जिन तो डर जाते हैं। वेन कहती है देखना तुम सबकी बोलती ना अब बंद होने वाली है। अब डर के मारे तो जिन कहती मैंने कुछ नहीं किया, मुझे लूसी ने कहा था जियांग को फंसाने के लिए। तो लूसी कहती इसकी सारी बातें झूठे, इसका ही तो प्लान था ना। कि झाओ की माँ तो बहुत ही गुस्सा होती है, चिल्लाती तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी बहू को फंसाने की, मैं तुम्हारी फैमिली से अपने सारे रिश्तों को यहाँ खत्म करती हूँ। अब लूसी यहाँ पर तो जिन पर इल्जाम लगाती कि उसे डांस करना नहीं आता, उसने जियांग को फंसाना चाहा। तो जिन कहती इसकी सारी बातें झूठे, तुमने तो मुझे जाना वापस बुलाया ना ताकि मैं जियांग को फंसा सकूँ। अब मिस्टर जी तो यहाँ पर जिन के लगा देते हैं, कहते माफ़ी मांगो। जिन कहती सॉरी। कि वेन कहती है सुनाई नहीं दे रहा। तभी जिन कहती मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। तो जियांग कहती माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, आज से हमारे रिश्ते यहाँ पर ख़त्म होते और मुझसे मिलने की कोशिशें मत करना। झाओ तो जियांग को लेकर चला जाता है। फिर आगे जियांग तो कार में झाओ को थैंक यू कहती कि झाओ बताता है कि उसने तो बहाना मारा था उसके दोस्त का, जिन्होंने लूसी को अपनी बातों में फंसाने के लिए। वो था पर हंसती कहती आप भी ना झूठ बोलने में एक्सपर्ट हो।
और पूछती है आपकी शादी अगर जिन से ना होती तो आप शादी किससे करते। तो वो यहाँ पर तो जियांग की फर्स्ट मीटिंग को याद करता है। अब उसे जियांग से पहले नज़र में प्यार हो जाता है, पर वो तो जियांग को बता नहीं पाता और कहता है एक्चुअली तुम मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। तो जियांग कहती ये भी अच्छी बात है, हमारी शादी वैसे भी बिना इमोशंस के ठीक तो है ही ना। कि झाओ कहता है वेल हम हमारी शादी में तो प्यार ला ही सकते हैं ना। तभी वो कार से बाहर तो क्यूट से पपी को देखती है और कार रुकने को कहती है। तभी वो कार से बाहर तो पपी को देख लेती है और कार को रोक देती है। जहाँ पर झाओ बाहर आता है तो जियांग उस पपी को घर रखने की बात करती है। तो झाओ कहता है मुझे ना ये फरी चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। जियांग कहती पर देखो ना बाहर कितनी बारिश हो रही है, ऊपर से ये कितना छोटा है ना, हम इसे रख ही सकते हैं। उसे यहाँ पर तो रिक्वेस्ट करती है कि झाओ यहाँ पर तो मान जाता है, कहता है ठीक है बस टेम्पररी। अब जियांग तो बहुत ही खुश होती, फिर आगे वो तो घर आ जाते हैं जहाँ पर जियांग तो बस उस पपी की केयर कर रही होती। ये देखकर तो झाओ बहुत ही जेलस होता है और सोचता है ये कितने प्यार से इसे पपी कह रही, हनी कह रही, इसने मुझे कभी ऐसा तो कहा नहीं ना। और गुस्से मुझसे देख रहा होता है। फिर रात को तो वो जियांग को पकड़ने चाहता है कि वो तो पपी को ही पकड़ लेता है और यहाँ पर वो तो जग जाता है, कहता है ये कुत्ता यहाँ पर क्या कर रहा है। तो जियांग कहती बेचारा अंधेरे से बहुत ही डर रहा था तो मैं इसे रूम में लेकर आ गई मेरे पास सोने के लिए, मैं इसे पकड़ के सो जाऊंगी। तो झाओ के गुस्से में कमाल मैं अपनी बीवी को पकड़ के नहीं सो पाता और ये बड़ा आया मेरी बीवी को पकड़ के सोने वाला, इसकी लाइफ भी कितनी इंजॉयबल है ना। तो जियांग कहती मान भी जाओ, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। और वो यहाँ पर तो सो जाते हैं। जियांग अपने पुराने सामान को तो फेंकने जा रही होती कि उसमें से तो कैलकुलेटर गिर जाता है। वो देखकर तो झाओ काफी जेलस होता है, उसे पढ़ता है, कहता है क्या तुम मुझसे प्यार करती थी। तो जियांग कहती सारी बातें तो पुरानी है ना, शांत हो जाओ। कि तभी झाओ तो उसे किस करता है, कहता है जियांग तुम बस मेरी हो, बस मेरी वाइफ हो तुम। जियांग कहती हाँ मैं समझ गई। वो किस करने चाहता है कि जियांग उसे रोकती, कहती आज सैटरडे तो नहीं है ना। तो झाओ कहता है किसने कहा, शनिवार तक का वेट करने के लिए उसे किस करने चाहता है कि वो तो मुन को देखती, कहती उसे तो पानी पीना है। झाओ कहते जाने भी दो, कि वो कहती नहीं देखो ना उसने खुद को कितना डर्टी कर लिया है, कहती मुन को नहाने की जरूरत है, उसे लेकर वो तो चली जाती है। और झाओ तो फिर से जेलस हो जाता है। और फिर स्टडी रूम में तो जियांग कहती सोने के टाइम हो चुका है, तुम क्या कर रहे हो। तो झाओ कहते मेरे ख्याल से मुझे ना इस मुन के लिए जल्दी नए पेरेंट्स खोजने होंगे, ये तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बीच में आ रहा है। तो जियांग कहती कैसी बात कर रहे हो, ये छोटा सा पपी है ना, हमारे बीच में कैसे आ सकता है ये। तो झाओ कहते देखो ना मैं कितना बुरा हूँ कि तुम ढेर सारा प्यार तो इस मुन को देती हो पर मुझे कुछ नहीं देती। अब यहाँ पर तो झाओ को टाइम देने की बात करती कि झाओ तो साथ में ट्रिप पर जाने के लिए कहता है। तो जियांग यहाँ पर हाँ कह देती है। तो यहाँ पर झाओ तो स्प्रिंग रिसोर्ट में जाने की बात करता है। तो जियांग कहते ठीक है पर मेरी एक कंडीशन है। फिर आगे सब तो रिसोर्ट पहुँच जाते हैं जहाँ पर झाओ तो गुस्सा होता है, कहता तुमने कहा था कंडीशन और ये तुम्हारा मून है ना। तो जियांग कहते मैं क्या करती, घर पर ये ना काफ़ी डर था तो मैं इसे यहाँ पर लेकर आ गई। अब वो दोनों होटल में जाते हैं जहाँ पर तो जिन होती है। उन्हें पता चलता है कि जिन यहाँ पर तो जॉब करती है। अब झाओ तो जिन को अवॉइड करता है, कहता है जियांग से सॉरी मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर जिन जॉब करती है। तो जियांग कहती कोई बात नहीं। कि तभी यहाँ पर तो जियांग को फ़ोन आ जाता है, अस्पताल में तो इमरजेंसी आ जाती है। अब वो तो झाओ को बताती, कहते हम यहाँ पर किसी और दिन आ सकते हैं ना। झाओ कहता है कोई बात नहीं, वो मैं काम खत्म करके जल्दी आ जाऊंगी, तुम और मुन मेरा वेट करना और तुम ना मेरी मुन की केयर करना। और वहाँ से बाय कह के वो तो चली जाती है। तभी झाओ गुस्से में कहता है मुन से तुम ज्यादा ना बत्तीसी मत दिखाओ, रात को तुमने शोर किया तो मैं तुम्हें ना घर से बाहर फेंक दूंगा। और फिर रात को वो तो जियांग का वेट कर रहा होता है, उसे फ़ोन करता है, कहता है तुम कब आने वाली हो, मून को ना बहुत ही भूख लगी है। तो जियांग कहती है मून ठीक तो है ना, तुम उसे खाना खिला सकती हो, मुझे दिखाना ज़रा। वो तो फिर से जेलस होता है कि तभी जियांग को फ़ोन आ जाता है दूसरे पेशेंट को देखने का। तो जियांग कहती मैं घंटे बाद वहाँ आ जाऊँगी। अब यहाँ पर झाओ तो जियांग का वेट कर रहा होता कि तभी रूम के बाहर तो जिन आ जाती, बहाना करती कि मेरे रूम का बाथरूम तो खराब हो चुका है, क्या मैं शावर ले सकती हूँ। तो झाओ कहता है बिल्कुल नहीं और डोर को बंद कर देता है। कि वो तो डोर को यहाँ पर धक्का मारती, कहती मैं बता देती कि तुम्हारी बीवी का इस मैन के साथ में चक्कर चल रहा है, उसे भड़काती है। तो झाओ किसी में कहते हैं मेरी बीवी की रेपुटेशन को तुम बर्बाद करना चाहती हो, कहता है बिना किसी के परमिशन के सीक्रेटली उसकी फोटोज को क्लिक करना लॉ के खिलाफ होता है, इतना तो काफी तुम है लॉ का नोटिस सेंड करने के लिए।
वो तो यहाँ पे डर जाती है, फोटो को ले लेती है और कहती तुम्हें इतना ज्यादा भरोसा है जियांग। झाओ कहता ऑफ कोर्स जियांग मेरी वाइफ है और मुझे इसकी बातों पर पूरा भरोसा है और तुम्हारे लिए तुम इस फोटो को पहले खत्म करो और फिर आगे तुमने ऐसा कुछ किया ना तो जेल जाने से भी बुरा तुम्हारा अंजाम हो सकता है। और दरवाजा वो तो बंद कर देता है। उसका प्लान यहाँ पर तो फ्लॉप हो जाता है। फिर आधी रात को वो तो रूम में मेडिसिन का धुआं फैला देती है ताकि वो झाओ को फंसा सके। अब झाओ पर तो असर हो जाता है। वो तो रूम में आ जाती है और कहती है आज रात तुम मेरे तो हो ही जाओगे ना। और झाओ को पकड़ने जाते कि तभी वहाँ पर मून आता है और वो तो भौंकना स्टार्ट कर देता है। वो देख कर तो जी ने काफी गुस्सा होती मून को रोकती कि तभी मून तो झाओ के पैरों को बाइट करके उसे जगा देता है। अब झाओ होश में आते जिनी को तो धक्का मारता है। जिन का प्लान तो फिर से फ्लॉप हो जाता है और वो मून को लेकर वहाँ से गुस्से में चला जाता है। और यहाँ अस्पताल में तो जियांग अपनी रात भर की शिफ्ट करती है और मॉर्निंग में तो ओवर टाइम करके वो सो जाती है कि तभी वहाँ पर झाओ उसे पिक करने आता है। फिर आगे वो तो घर आ जाते हैं जहाँ पर जियांग तो झाओ से माफी मांगती कहती कल अस्पताल में ना बहुत सारे पेशेंट थे, इमरजेंसी थी। कि तभी वो तो मून के लिए नया घर देखती है। कहते इतना एक्सपेंसिव मून के लिए हाउस और इतने महंगे खिलौने, क्या तुम मून को घर से निकालना नहीं चाहते? तो झाग कहता नहीं, मुझ पर मून के बहुत ही एहसान है। और वो तो कल रात की सारी बातें जियांग को बताता कि जिन तो झाओ को ऑलमोस्ट फंसाने वाली थी। तो वो कहती मून से फाइनली तुमने तो झाओ के दिल को जीत ही लिया, तुम्हारे आसे पापा हुए ना। और कहती झाओ आई एम सॉरी, मेरी फैमिली बस तुम्हें परेशान करती है मेरी वजह से। तो झाओ कहते वाइफ यू डोंट वरी, आज के बाद कोई प्लान तो यूज नहीं कर पाएंगे और तुम मुझे ना आज के बाद कभी सॉरी और थैंक यू नहीं कहोगी। तो झाओ कहता है लेकिन कल तुमने मेरा ना दिल ही तोड़ दिया था, उसके बारे में क्या, मुझे तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए ना। इनका प्यार तो चालू हो जाता है और यहाँ पर तो मिस्टर जी जिन के लगा देते हैं। गुस्से में चिल्लाते कि तुम्हें तो बस झाओ को फंसाना था और तुम तो इतना भी नहीं कर पाई। झाओ ने मुझे इंडस्ट्री से तो बैन कर दिया है और मैं तो बैंकरप्ट हो चुका हूँ। इसके यहाँ पर वो तो धुलाई कर देते हैं। और फिर आगे तो झाओ जियांग से जल्दी शादी करने की बात करता है और जियांग यहाँ पर शादी के लिए मान जाती है और वो तो बड़ा खुश होता है। वो अपने सारे फ्रेंड्स को पार्टनर्स को कॉल करता है और सबको शादी में इनवाइट करता है। और झाओ का हैप्पी देखकर तो जियांग भी बहुत ही खुश होती। फिर आगे जियांग कहती झाओ क्या तुम इस शादी से खुश हो? तो झाओ कहता है माधव शादी को मैंने पहले एक जिम्मेदारी समझा था और तुम्हें भी, पर मैं अब तुमसे प्यार करता हूँ, वो भी दिल से। और अभी शादी कोई समझौता कोई जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि शादी हमारा प्यार है और मेरा तुम पर और तुम्हारा मुझ पर भरोसा है। उसे शादी के लिए प्रपोज करता है कि वो यहाँ पर हाँ कह देती है, बोलती मैं भी तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। फिर आगे फाइनली दोनों की शादी हो जाती है जहाँ पर जियांग को झाओ तो डांस का स्टूडियो गिफ्ट करता है। अब जियांग बहुत ही हैरान होती है। झाओ कहता है मैं जानता हूँ कि डांस करना तुम्हारा सपना था ना, अब तुम्हारा सपना डांस करने का हो या डॉक्टर बनने का, मैं तुम्हारा हर एक सपना पूरा करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो चाहे वो बन सकती हो। अब जियांग तो बहुत ही खुश होती, कहती हबी आई लव यू, थैंक यू मुझसे इतना प्यार करने के लिए। तो झाओ कहता है तुमसे मिलने के बाद ही तो मैंने जाना कि प्यार आखिर होता है क्या है, वाइफी आई लव यू टू। और फाइनली दोनों को अपने प्यार का एहसास होता है। तो ड्रामा का कौन सा सीन लाइन आपको पसंद आई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।